दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपकी है शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में सीटेट में, एसटेट में, रीट में या डिफरेंट परीक्षाओं में 2 या 2 से अधिक बार इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और अपनी कॉपी पेन आप लेके बैठ जाइएगा सबसे पहले तो, क्योंकि आप क्या है इसके माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को देखें, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है, तो वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट की तरह ले, हम आपको पहले क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप अपना आंसर अपना कॉपी में लिख ले, और अंत में क्या है अपना आंसर का मिलान कर ले और देखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार आपके लिए चांस है ये अपना टेस्ट चेक करने का। तो अब बिना समय गवाए हम अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन कोलसैनिक, दूसरा ऑप्शन पियाजे, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन हरलॉक। तो आपको बताना है इनमें से क्या, नोट कर लो आप अपना आंसर। तो अब हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है स्किनर। तो स्किनर ने बताया कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये किसने बताया? स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने क्या कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत मैंने लगातार चलने वाली, और धीमी धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये स्किनर महोदय ने ये बात बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 12 वर्ष तक। तो बाल्य अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था होती है। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? 12 से 18 आपकी किशोरावस्था। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, अभिवृत्ति अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, अभिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर नोट कर ले और फिर आंसर के साथ मिलाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम एवं बुद्धि। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है इनमें से 4 ऑप्शन में से? अधिगम एवं बुद्धि। नेक्स्ट देख, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विकास में वृद्धि, ये आपकी वृद्धि माने बढ़ना। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, स्वयं में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप अपना ऑप्शन नोट कर लो और उसके बाद सही ऑप्शन से इसका मिलान करो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। 4 ऑप्शन दिए गए आपको कि पूछा गया कि परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या रुचि से है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है परिपक्वता का संबंध। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध, तनाव हो जाना या क्रोध हो जाना किसकी है? शैशवावस्था की है, बाल्यावस्था की है, किशोरावस्था की है, वृद्धावस्था की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। तनाव और क्रोध किसकी अवस्था है आपकी? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कार्यों का। तो बालक का विकास परिणाम किसका है? 4 ऑप्शन है। देखिए क्या आपके हिसाब से हो सकता है, तो मिलान कीजिए सही के साथ। तो ऑप्शन सही है इसका सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः
प्रक्रिया का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो थोड़ा सा हम आपके साथ पहले यहाँ बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है, बुद्धि लब्धि को हम बोलते हैं IQ। उसको हम निकालते हैं कि मेंटल एज यानी मानसिक आयु डिवाइडेड बाय रियल एज यानी वास्तविक आयु, गुणा किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है। IQ का फार्मूला होता है आपकी मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज, और उस सारे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। अब क्वेश्चन में बोला है कि मानसिक आयु, तो मानसिक आयु कितनी दी हुई है, 12, और वास्तविक आयु कितनी दी हुई है, 10। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितनी आ जाएगी, 120। क्लियर है दोस्तों। जिनको नहीं निकालनी आती वो एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखें, क्या आपको आती है। तो जिसको आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आती है वो इस तरीके से बुद्धि लब्धि निकालने का इस फार्मूला भी याद कर ले। कई बार सीधे सीधे एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है, इनको ऊपर नीचे करके 100 को इधर डिवाइड में करके इस तरीके से। तो सही फार्मूला ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इसकी जगह और भी कुछ वैल्यू आपको दे सकता है एग्जाम में, तो आपसे पूछ सकता है, तो आपको निकालना आना चाहिए ताकि आप आसानी से इसको निकाल सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी मेरे मित्रों को एग्ज़ाम में ना हो। हमारे इस चैनल का यही उद्देश्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आपसे पूछा गया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या समायोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु मंडल। क्या वो कौन सा मंडल, बीड़ी का मंडल नहीं, स्नायु मंडल। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, बीड़ी का मंडल नहीं, स्नायु मंडल। बीड़ी का मंडल नहीं, स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह कहता है कि जब आप पढ़ा रहे हो और ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक अच्छी लिखावट कि भाई मोती जैसे अक्षर पिरो दो आप, लेखन में स्पष्टता या जो लिख रहे हो उसमें स्पष्ट हो, बच्चे को वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो फटाफट अपना आंसर नोट करो, आपके हिसाब आप क्या मानते हो क्या है, और फिर सही आंसर के साथ मिलान कीजिए। तो वो है अच्छी लिखावट। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, पूछा गया आपसे ध्यान से समझना कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, स्वयंगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। फटाफट अपना आंसर फिट करो, जिसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। किस प्रकार का विकास होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 12वां प्रश्न है दोस्तों आज की हमारी सीरीज का। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है या उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति सभी आते हैं जो कि बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, पियाजे के कौन से विकास के अनुसार है, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन दिया है 7 से 11 वर्ष तक, और चौथा ऑप्शन दिया है 11 से 16 वर्ष तक। आप अपना आंसर नोट कर ले। क्या है, पूछा गया है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार
संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है भैया आपकी कौन सी, 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। कई बार आंसर में 0 से 2 भी लिखा हो सकता है, तो वो भी आंसर सही माना जाएगा। और प्याजे किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे, संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इस बात को भी याद रखोगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पूछा गया आपसे, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो फटाफट आपका क्या आंसर है, क्या मानते हो आप, अपना आंसर नोट कर लो। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं और कौन सा कथन सत्य है इनमें। तो इसका आंसर है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। दोस्तों आपने देखा भी होगा निजी व्यवहार में कई बार क्या है, बहुत ही ऐसी लड़कियां इतनी बुद्धिमान मिल जाती है, तो कई जगह लड़के बहुत बुद्धिमान मिल जाते हैं। तो बुद्धि का और लिंग का, लिंग मतलब पुरुष है महिला है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये कथन आपका सत्य है। जो तीसरा कथन है, बाकी आपके सारे कथन क्या है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण और असत्य है, जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। उनको कूड़ेदान में फेंक दीजिए और पकड़ लीजिए। एक बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, जो आपको पूरे के पूरे अंक एग्जाम में दिलवा सकता है। नेक्स्ट है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना। तीसरा, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो परामर्श के क्या उद्देश्य हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अपना आंसर नोट कर लीजिए और मिलान करिए सही आंसर के साथ। तो परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। परामर्श का उद्देश्य है कि आप परामर्श लेके उस बच्चे के बारे में जान सकते हो, बच्चे के अंदर क्या कमी है उसका पता कर सकते हो, उस बच्चों को कैसे समायोजित करना है क्लास में, विद्यालय में, परिवार में, समाज में कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी या शिक्षार्थी के मध्य संबंध होने चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या ये सभी। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये सभी। तो स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी एक दूसरे पर होना चाहिए और सम्मान भी एक दूसरे का होना चाहिए। तो मधुर संबंध होने चाहिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग पूछ रहा है आपसे, इनमें से क्या है। तो देख लीजिए फटाफट, अपने 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और हम आपको आंसर शो कर रहे हैं आप। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक को आदर्श रूप से व्यवहार करना, अपने आप को प्रस्तुत करना, एज ए एग्जाम्पल देना। क्योंकि बच्चे टीचर को देखकर अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, वैसे ही बनने का प्रयास करते हैं, वैसे ही चलने का प्रयास करते हैं। तो छोटे बच्चों पर इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है, वो एक आदर्श मान के चलते हैं अपने अध्यापक को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य और सही। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यस माय डियर फ्रेंड, प्रश्न नंबर 18 देखिए। शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान था। खालिस्तान का विकास, व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का या लैटिन स्कूल का। तो फ्रोबल महोदय ने किस में किया था, कौन सा स्कूल अपना योगदान दिया था, व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन में या लैटिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों किंडरगार्टन में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था वो किंडरगार्टन का विकास था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ शिक्षा मनोविज्ञान में। तो फ्रोबेल का संबंध आपका किससे हुआ, किंडरगार्टन से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों।
एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। पूछा गया कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, दूसरा सहयोग की भावना का, तीसरा प्रतिद्वंद्विता की भावना का, चौथा तटस्थता की भावना का। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का क्या करता है, बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है? एक अच्छा अध्यापक सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसी कड़ी में, शानदार प्रश्न है दोस्तों, देखते रहिए। और हाँ, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो सारी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारी की सारी वीडियो बहुत ही शानदार है। साइक्लो शिक्षा मनोविज्ञान की है, पर्यावरण की है, विज्ञान की है, गणित की है, तो 7 प्रकार की वीडियो है आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्या है? शिक्षक का एक अति महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। क्या करना? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बने रहिए आप इसी प्रकार हमारे साथ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इनमें से पूछे जाते हैं। 30/30 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि यदि आपको सीरियस तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, कौन सी रूपरेखा? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है, निष्क्रिय है और सरल है, निष्क्रिय है और सामाजिक है, सक्रिय है और सामाजिक है, सक्रिय है और सरल है। तो आपको बताना है क्या आपका ऑप्शन है कि राष्ट्रीय, और ये क्वेश्चन आपका सही है तो मैं मानूंगा कि भाई हाँ, आप निश्चित तौर से आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है। और ये क्वेश्चन यदि गलत है, आपको इसका नहीं पता है, तो निस्संदेह आपको क्या अभी तैयारी करने की और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है, सक्रिय है और सामाजिक है। किस प्रकार का हो? सक्रिय हो और सामाजिक हो। ये किसने बोला? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो कि 2005 में है, उसके अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? सक्रिय है और सामाजिक है। सक्रिय और सामाजिक बोला गया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि जब एग्ज़ाम में बैठो और आपने ये वीडियो देख रखी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको चुटकियों में आपको ये प्रश्न याद आ जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस ने बताया था कि सक्रिय और सामाजिक है, क्या है? अधिगम है। एक और प्रश्न आपके लिए है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं भी स्किप मत कर दीजिएगा इस वीडियो को और बालाजी ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन है कि खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। पूछा गया कि खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। पहला, वंशानुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियां तथा सीमाएं, स्थिरता तथा परिवर्तन, खोज तथा पोषण। तो आपसे 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए।
तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 23वां क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया। 2001 में शुरू किया गया, 2003 में शुरू किया गया, 2004 में शुरू किया गया, 2006 में शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में। क्या किया गया, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में छप जाए, एक इमेज बन जाए। इमेज बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भाई ऐसे नहीं लेना जैसे आपने ले लिया, दिमाग में ले लो इसका स्क्रीनशॉट। कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना, कौन सी आईटी स्कूल योजना शुरू की गई 2004 में 2004 में शुरू की गई। कौन सी आईटी स्कूल योजना, कंप्यूटर के माध्यम से सिखाने की योजना है जो भारत सरकार की छात्रों को, तो वो 2004 में शुरू की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, बहुत ही आपको दिमाग से रहना है हमारे साथ। प्रश्न नंबर 24, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया। कहता है कि 6 साल से लेकर जो 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, तो मौलिक अधिकार के रूप में उनको किस प्रकार की शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष शुरू किया गया। और ये सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया, 1996 में, 1998 में, 2001 में या 3 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में। तो दोस्तों जो 6 से 14 साल के बीच के बच्चों के लिए है, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में क्या है, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा है। और उसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया, 2001 में। कब, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष शुरू किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार में डाला गया कि उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना हमारे राज्य का, हमारे भारतवर्ष का क्या है, एक मुख्य काम है। तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है 2001। नेक्स्ट देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन, स्तरीय मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था। कहता है कि स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए यानी गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था 1990 में, 92 में, 98 में, 96 में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका 1998 में। तो स्तरीय यानी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम ढांचा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1998 में निकाला गया था। कब निकाला गया था, 1998 में। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम ढांचा है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ। तो निम्नलिखित में से जो सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रभावी शिक्षण की प्रभावकारिता पर जो निर्भर करता है वो है शिक्षक को विषय की समझ।
क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो वो आपको ये 4 ऑप्शन है कि छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई सपोज करो कि आप टीचर हो, आपने किसी छात्र के माता पिता को या पेरेंट्स को या अभिभावकों को, गार्जियन को बुलाया और वो आपसे नहीं मिलते तो क्या करोगे? पहला ऑप्शन, माता पिता को लिखना चाहिए। दूसरा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है सही वो हो जाएगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा कि समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, कहता है कि समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को पहला ऑप्शन निरुत्साहित किया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन अनदेखा किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सुपर 30 प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार थे, आसान से लेकर कठिन लेवल तक के। और इसमें आपके कितने नंबर आए कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें। और जिन्होंने अब तक भी, मेरे प्यारे मित्रों ने जो हमें चाहते हैं, उन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमें लाइक कर दे ताकि हम इस YouTube के जो बहुत बड़े विशाल समुद्र में हैं हम भी थोड़े बहुत ग्रो करें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर आप हमारी वीडियो को शेयर करके हमारे ब्रांड, एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमारे आप ही हो, आप जो व्यूवर हो आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। प्लीज़ सहयोग करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुँचाएँ, बताएँ अपने यार दोस्तों मित्रों को जो तैयारी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, बस इसी बात के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम